देखें, ठीक है, हम लोगों ने कल तक जो 4 सवाल किए उनमें पहले 2 सवाल एंगल के थे, अगले 2 सवाल स्पीड की फॉर्म में दिए गए हैं। तो मैं उनमें एक बात ये समझ में आ गई ना कि अगर 1 से कम है 1 से ज़्यादा है तो द ईयर टू डेंसर, डेंसर टू द ईयर, वो अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले दिमाग में जाए, एकदम स्टेबलाइज जाए, बड़े तरह समझ में आना चाहिए एक एक बात। तुम सवाल इसलिए बिल्कुल नहीं कर रहे कि तुम्हें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस का सिंपल एक सिंगल रीजन है, अंडरस्टैंडिंग की तुम निकाल के आ रही हो। आज हम दोनों बातें मिलाते हैं, कल एंगल अलग चल रहा है, स्पीड अलग, आज दोनों मिक्स करके देखते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहली काम की चीज़ तो ये, अपने पास में मान लो ये कोई लाइट है जो इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंट्री करेगी, यहां से आई है और मीडियम 2 में जा रही है, ठीक। मीडियम 1 में इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, मीडियम 2 में इसका एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। एक सेकंड, तो उसको फैला देते हैं फिर रुको। मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करेगी, एंगल इसका 60 डिग्री का, ठीक है। तो सभी लोग सबसे पहले काम की चीज तो ये सुन लें कि यहाँ पे इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी ये पूछा गया। मीडियम 1 की स्पीड दी गई है, मीडियम 2 की स्पीड पूछी गई है, ठीक है। बस ये सवाल है, मीडियम 2 की स्पीड कितनी होगी ये बता दो। अगर 30 के एंगल पे आके 60 के एंगल पे जा रही है तो इंडेक्स फाइंड कर लोगे इसका पहले। अगर 30 के एंगल पे आई है, 60 के एंगल पे जा रही है, इंडेक्स निकालने के 2 तरीके, तो एंगल्स की फॉर्म में, दूसरा स्पीड की फॉर्म में। तुम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखोगे कैसे पहले ये बताओ। 1 से 2 में जा रही है उसको कैसे लिखा जाएगा। अगर लाइट 1 से 2 में जा रही है तो क्या लिखा जाएगा, n/1। और तुम सभी लोग सबसे पहले इसका इंडेक्स फाइंड करो, साइन आई अपॉन साइन आर का यूज करो, पहले एंगल वाला सिस्टम। ये स्पीड के चक्कर में फिलहाल मत पढ़ो कि लाइट की स्पीड यहाँ पे मैंने तुम्हें 2.5 दे दी है, तो लाइट की स्पीड जब बाहर निकलेगी तब कितनी होगी ये मैं बाद में निकाल लूंगा, ठीक है। ये पहले वाले मीडियम में लाइट की स्पीड 2.5 है, दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड पूछी जा रही है। पहला वाला एंगल 30 है, बाद वाला एंगल 60 है। तो सबसे पहले वो काम चुपचाप कर लो जो तुम्हें करना आता है, साइन आई अपॉन साइन आर परफेक्टली निकाल लो, उसके बाद समझना कैसे सॉल्व होगा। पहले उसको जितना कर सकते हो ट्राई कर लो। तुम्हें क्वेश्चंस करने की ही नीड है बहुत ज़्यादा। तुम ये बिल्कुल मत दिमाग में लाना कि हम अगला टॉपिक पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं, वो मैं देख लूँगा, इसको संभाल लो बस। जो आंसर अपॉन में या रूट में आए ना उसको रूट में रहने देना, रूट हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको 1.3 को हटाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आ रहा है उसे आने दो। ठीक है, चलो बताएं ध्यान से। पहले ऊपर क्या लगाना है तुम्हें, साइन 30, नीचे क्या लगाओगे, साइन 45, नहीं 60। अगर सॉल्व करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी अपने पास में, 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी अपने पास में, √3/2। अगर 2 से 2 काटेंगे तो n/1 का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1/√3। ये होना चाहिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। अब बात सुनो, तुम्हें स्पीड दी है, एक स्पीड दी है पहले वाले मीडियम की, कौन सी मीडियम की स्पीड पूछी गई है, सेकंड वाले की। अब इसकी स्पीड कैसे निकलेगी वो सुनना। पहली बात तुम्हें इसको खोलना आना ही चाहिए, तुम इसको खोल सकते हो अगर तुम्हें याद हो तो। इसका ये 1/√3 है, n/1 कैसे खुल जाएगा, n2/में n1। और अगर इसको तुम स्पीड की फॉर्म में खोलोगे तो कैसे खोलोगे, उल्टा खोलेंगे, v1/में v2। तुम्हारी नजर में जो वैल्यू पता है उसको डाल दो बस। तुम्हें v1 की वैल्यू क्या दी गई है, 2.5। तो इस पूरे लाइन में से अपने काम के सामान को निकाल लो। मेरा पहला काम का सामान है 1/में √3, इन सब में इक्वल टू लगाए तो यहाँ पे बीच में लगा दिया इक्वल टू। और v1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.5, 2.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मुझे सवाल में दिमाग कम लगाना है, मुझे वैल्यूज को ध्यान से उठा उठा के पुट करना है कि ये सब सही रख दिया मैंने, आगे सॉल्व करता हूँ। तुम आगे बोलो क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर v2 का मल्टीप्लाई v1 से करेंगे, मतलब 1 से करेंगे तो 1 का तो किसी से भी कर लो आ जाएगा v2, और √3 का इससे कर लेंगे तो 2.5
√3 इंटू में 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड आ गई। तुम चाहो तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, वरना यहाँ छोड़ भी सकते हो। जैसे देखता हूँ, V2 इक्वल टू में 2.5, √3 की जगह पे 1.7 इंटू 10⁸8, और अगर मैंने 25 का मल्टीप्लाई 1.7 से किया तो 7 पंजे 85, 8 34 42, यानी 4.25 10⁸8 मीटर पर सेकंड। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 से ऊपर नहीं जा सकती है, बट ठीक है, अपन लोगों को आंसर निकालना। मेन काम की चीज ये कि तुम पूरे सवाल को याद मत करो, तुमने बस इतना देखा कि तुमने इंडेक्स निकाल लिया, इंडेक्स निकाल के उसको ओपन कर लिया, जो वैल्यू पता थी उन्हें उसकी जगह पे पुट कर दिया, और बस उस प्रोसेस को जाने दो। याद करने की जगह उंगलियों पे ज्यादा खेलो कि मुझे पता है कि मुझे आगे लिखते चले जाना है, मैं ऑटोमेटिक आंसर निकाल दूंगा। तुम ऊपर से लेके नीचे तक अगर इस चक्कर में हो कि नहीं नहीं मैं पूरा समझ लेता हूँ, सब याद कर लेता हूँ, गलत है। तो बस एक बात समझनी है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ इंडेक्स निकालने से, आगे बढ़ता गया, मैं सोचता गया, वैल्यू पुट करता गया, और ऑटोमेटिकली उसका जो आंसर है मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस पे बिलीव करो, पूरा याद करने की कोशिश नहीं करनी है। मैं तुम्हें 2-3 सवाल लगातार और देता हूं, क्योंकि इसके बाद ये वाला पैटर्न बंद हो जाएगा, तो मैं इसमें कुछ अलग वेरिएशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़े टाइम बाद ही। ठीक है, ट्राई करके देखें। अगला सवाल लगभग सेम सेम सा ही होगा, निकात 19-20 डिफरेंस तो होना ही चाहिए। देखो ध्यान से, अपने पास एक लाइट किसी मीडियम से आई और किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। लाइट जिस एंगल पे आई है वो एंगल अपने पास से 45 है, और जिस एंगल पे चली गई वो एंगल अपने पास में 30 है। यहाँ पे लाइट की स्पीड है 1.5 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो सवाल है कि बताओ लाइट की स्पीड इस मीडियम में क्या होगी। ये वाला मीडियम ए है, ये वाला मीडियम बी है। पूरा आंसर निकालने से बेहतरीन पहले स्टेप्स फॉलो करो, जो तुम्हारी अकल में आता चला जाए उसको खुलते चले जाना। याद व्याद मत करना, और कोशिश भी मत करना कि पुराना देखना पड़े, जहां तक है मत देखना। बस दिमाग से कि मैं पहले ये निकाल रहा हूं, उसके बाद में उसको ओपन करता हूं, शायद मैं आंसर तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगा। तो बस दिमाग से बनाओ आंसर। हम्म। निकालो, पूरा तुम निकालो कंप्लीट। एन के बाद में क्या लिखना है, ए बी या बी ए? बी ए। ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिखो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं लिखोगे तुम आगे खोल नहीं पाओगे उसे। ये एक सेम टाइप का लेवल है, अभी इसके बाद थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, वो देखना।
देखो सबसे पहले हम लोगों ने साइन आई अपॉन में साइन आर का अगर यूज किया तो सबका पहले तो ये वाला आंसर एकदम एक्यूरेट निकलना चाहिए कि अपने पास ये वाला 1/√2 है, ये वाला 1/2 है। तुमने इंटीरियर के बाद में ऊपर 2 को भेज दिया, तुम्हारे पास में एन बी ए का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2/√2। और जब तुमने इसको रेशनलाइज किया तो एन बी ए की वैल्यू शायद √2 आनी चाहिए अगर रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई ऊपर, √2 का मल्टीप्लाई नीचे, √2 मल्टीप्लाई √2, 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास में ये बचा। और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4। अब सभी को ये ओपन करना आना चाहिए। एन बी ए कैसे खुलेगा उसको लगातार खोल दो, क्योंकि पहले बी शब्द है तो पहले क्या आ जाएगा एन बी, नीचे क्या आ जाएगा एन ए, और जब इसको इक्वल टू में खोलोगे तो उल्टा खुलेगा बी ए अपॉन में वी बी। इस तरह से एन बी ए की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू तुमने क्या निकाली अभी 1.4, तो वैल्यूज को निकाल के पुट करो इक्वल टू में। वेलोसिटी इन पहले मीडियम में कितनी है नहीं पता, अपॉन में वेलोसिटी सेकंड मीडियम में कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हम भेजेंगे मल्टीप्लाई 1.4 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, और मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में 2.10 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू में वी ए। ये निकल के आ गया इसका आंसर। किसी का सही निकला, किसका सही निकला, 1 2 3, बस ठीक है। आगे हटाओ हटाओ, कोई मतलब नहीं, अगला अगला ट्राई करें सीधे सीधे, दोबारा देखें। ये नॉर्मल है, ये लाइट है। यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे लाइट की स्पीड है 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे लाइट आई एफ 60 डिग्री के एंगल पे, बताओ कितने एंगल पे जाएगी। इस बार एंगल फाइंड करना है। मेन बात है प्रोसेस टोटली वही सेम है जैसी थी, लेकिन तुम ध्यान से देखो, तुम्हें इस बार क्या दिया गया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इस बार तुम्हें क्या गिवन है, दोनों मीडियम की स्पीड है, तो एक एंगल निकालना है। तो पहली बात तो ये आराम सोच लो, लाइट जा रही है 1 से 2 में, तो लिख लिया n/1। इसको ओपन कर लो। इसको कैसे ओपन करेंगे, n/1 कैसे खुला, अभी तक कैसे खुला है वो लगातार खोल दो, सारे फंक्शन खोल दो, ऐसे खुल जाएगा n2 अपॉन में n1, उसके बाद में v1 अपॉन में v2, उसके बाद में एक और खोलता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा था स्नेल्स लॉ, और वो था साइन आई अपॉन में साइन आर। मैं तुम्हें साफ साफ बस ये कह रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखना कि इससे बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है, सारे आंसर आ जाएंगे इससे, अगर तुम्हें इसको यूज करना आता है तो। जैसे कि तुम्हें v1 की वैल्यू पता है, v1 पता है, v1 v2 पता है, i की वैल्यू पता है, i कितना एंगल है 60, r की वैल्यू पता है नहीं पता, तो जो जो वैल्यू पता है उन्हें पुट करो, बाकी अपने आप सॉल्व होके आ ही जाएंगी, पुट करो। मतलब इससे तुम्हारे सारे आंसर आ जाएंगे A to Z जितने भी हैं, बस शर्त ये कि तुम्हें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। A to Z सारे आंसर अवेलेबल है, ध्यान से सोचो, जो जो वैल्यू पता है उन्हें डाल दो, बाकी सब अवेलेबल है। तुम अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो बस वो वाले होंगे जो तुम अभी तक सिखाए नहीं गए हैं, हालांकि इससे सब कुछ पॉसिबल है। लाइट तुम्हें बस कायदे से वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और कुछ भी नहीं। हालांकि तुम्हें इसमें एक बात सिखानी पड़ेगी, एंगल्स की वैल्यू में थोड़ा दिक्कत तो हो जाती है उन चीजों में। एक बात सुनना ध्यान से, इसमें कैलकुलेशन सुनो। v1 की वैल्यू बोलो, 2 इंटू 10 की पावर 8, उसके नीचे v2 की वैल्यू बोलो 1.5 इंटू 10 की पावर 8,
इक्वल टू में साइन आई बोलो 60 और साइन आर हमें पता नहीं है, तो जो तुम्हें पता है उसमें डाल दो, बस बात खत्म। तुम्हें हर एक सवाल में, आने वाले सभी सवालों में बस हर बार ये लिखना है, इसके बाद में जो जो वैल्यू पता है उन्हें लिख दो, ऑटोमेटिकली सारे आंसर आ जाएंगे, सारे जितने इससे पहले गए हैं वो भी हो जाएंगे, जो इसके बाद आने वाले हैं वो भी हो जाएंगे, अगर तुम इसका यूज कर लेते हो तो। ठीक है, 10 की पावर 8 से 10 का 8 भी काट दिया, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया। 20 अपॉन में 15 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से ये वाला 4 बार, 5 से ये वाला 3 बार, तो आ जाएगा 4 अपॉन में 3 इक्वल टू में साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 लगा दिया नीचे, और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है यहाँ पे साइन आर। आगे क्या करना चाहिए बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मल्टीप्लाई में 2 इंटू में साइन आर, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा अपने पास में 3√3, 4 दूनी 8। हम 8 को अगर नीचे लेके जाएंगे तो अपने पास में साइन आर इक्वल टू में 3√3 अपॉन में 8। अब ये बताओ कि साइन में कौन से एंगल पर ये वाली वैल्यू आती है? ये तुम नहीं बता सकते, तुम्हें इस बात से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा आंसर एक्यूरेट है, बस खत्म। इसमें छोटी सी बात ये सीख लो कि जब तुम अजीबोगरीब वैल्यूज नहीं निकाल सकते तब ये बात तुम जानते ही नहीं हो जो मैं बताने वाला हूं। तुम्हें अगर एंगल आर निकालना, तुम साइन को यहां भेज दो और एंगल आर इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स -1 लगा देना, उसे इनवर्स कहते हैं इसको, 3√3 अपॉन में 8। ये तुम्हारी एंगल की वैल्यू आ गई है। और तुम में से कोई इस भ्रम में मत रहना कि ये चीज़ें बहुत हाई लेवल की हैं तो हमारी क्लास 10th में क्या करेंगी, तुम्हारी बुक में नहीं है इसका मतलब ये नहीं तो पेपर में नहीं होंगी। ऐसे अजीबोगरीब एंगल कि अगर तुम्हें एंगल की वैल्यू नहीं पता है, इधर भेज दो और उसको लिख दो साइन इनवर्स 3√3 अपॉन में 8। ये एकदम एक्यूरेट आंसर है, इस चीज़ को लिख लो, आगे काम आएगी। ठीक है, तुम्हारी बुकों में नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें देखने को नहीं मिल सकती है। तुमने अगर अभी इन चीज़ों को महसूस नहीं किया, कठिन चीज़ें अभी नहीं देखी, तो तुम्हें बाद में और खतरनाक लग जाएंगी। इस वजह से पहले से तैयार रहो। ठीक है, लिखें, हमें किसी भी एंगल की अगर वैल्यू नहीं आती है, हम उसको ऐसे इनवर्स में भेज देंगे, साइन होगा कॉस होगा जो भी, उसको इनवर्स में भेज देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको कोई ऐसे नहीं पढ़ेगा साइन -1 नहीं, साइन इनवर्स, इनवर्स यानी उल्टा, साइन इनवर्स 3√3 अपॉन में 8। ठीक है, सिनेरियो हल्का सा चेंज करते हैं, ध्यान से देखना। ये 3 मीडियम है, ये एयर है, ये हनी है और ये वाटर है। लाइट यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई। ठीक, तो मैं इसमें कुछ छोटे मोटे काम करके बताने हैं और फटाफट ही बता देना। पहली बात, एयर में लाइट की स्पीड मान लेते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद शहद में उसकी स्पीड मान ली 1.5 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद में वाटर में उसकी स्पीड हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, सभी लोग एयर से हनी का इंडेक्स निकाल सकते हो? एयर से हनी का इंडेक्स जरा ध्यान से निकाल लें, एयर और हनी का इंडेक्स निकाल लो, एच से ए का निकाल लो, लाइट एयर से हनी में जा रही ये पता लगाओ, और WH का निकाल लो, लाइट हनी से वाटर में जा रही इसका इंडेक्स निकाल लो। इसको ओपन करो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब यहां से यहां जा रही है तो इसका इंडेक्स कितना है, यहां से यहां जाए इसका इंडेक्स कितना पता लगा लो, सिंपल। इसे बस ओपन कर देना, एन में और वी में वैल्यूज को ध्यान से पुट करके डिवाइड करना, वो ऑटोमेटिकली आंसर तक पहुंच जाएगी खुद ब खुद। इसे ओपन करवाओ, ये बात तुम खुद सोचा करो, NH ओपन कैसे होगा, NH अपॉन में Na, और वेलोसिटी की फॉर्म में कैसे होगा, Va अपॉन में VH। रख दो वैल्यू, पुट करो, आ जाएगा आंसर।
आज ना इसे फिनिश करेंगे, आज खत्म है आज ये। तुम कल से पढ़ोगे प्रिज्म ग्लास लैब। आगे आंसर आएगा पहले वाले का कितना, 2। तो इसकी वैल्यू यानी कि एयर से हनी में जाने का इंडेक्स है 2। ठीक है, ये वाला यहाँ पे सही है। इसको कैसे खोलना है, पहले एन डब्ल्यू अपॉन में एन एच, उल्टा खोलेंगे तो वी एच अपॉन में वी डब्ल्यू। वी एच की वैल्यू 1.5 10 की पावर 8 और वी डब्ल्यू की वैल्यू 2 × 10 की पावर 8। जब इसको 0.1 हटा के काट पीट करेंगे 0.75। ये बात तुम्हें यहाँ समझ में आती है। अब ध्यान से एक बात और सुनो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि एन एच ए की वैल्यू 2 है, तो अगर मैंने फटाफट से पूछ लिया कि अगर एन एच ए की वैल्यू 2 है तो बताओ एन ए एच की वैल्यू क्या होगी। मैंने उल्टा पूछ लिया, एन एच ए पता है तो एन ए एच के लिए आंसर क्या देना होगा, उसका उल्टा। अगर इसका 2 है तो इसकी वैल्यू उल्टी करेंगे 1/2, रेसिप्रोकल कर देना तुम्हें। अगर अपने पास में एन डब्ल्यू एच की वैल्यू दी गई है तुम्हें 0.75, तो एन एच डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, उसका उल्टा कर दो 1/में 0.75। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, सॉल्व करना है तो करो, वो बात की बात है। लेकिन मेन काम की बात ये समझो कि एन एच ए और एन ए एच का आंसर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। इस बात को मैं अगर तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं तो इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने लिखा N12 इज इक्वल टू 1/n में N21, ये एकदम सही बात लिखी हुई है कि अगर तुम्हें N12 और N21 को करना है आपस में लिंक, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें आपस में रिवर्स करना है। अब मैं तुम्हारे सामने छोटा सा एमसीक्यू रखता हूँ, जो ध्यान से एमसीक्यू सुनना, कि नॉर्मली सवाल पूछ लेते हैं अपन लोग। एन एम एन, एम और एन का इंडेक्स का मल्टीप्लाई अगर कर ले एन एन एम के साथ में, तो क्या आंसर निकल के आएगा। और जनरली अपन लोग ऑप्शन भी लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन 0 लगा दिया, उसके बाद में ये लगा दिया 1, यहाँ पे लगा दिया -1 और यहाँ पे लगा दिया 2। बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। अगर एन एम एन का मल्टीप्लाई एन एन एम से करोगे तो कौन सा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड समझने के लिए कुछ रख दिया जाए तो ऐसे रख लिया, N12 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सोचो, जैसे ध्यान से देखना। मान लेता हूं N12 की वैल्यू मैंने बस तुम्हें समझाने के लिख दी 3/4। तुम बताओ N21 की वैल्यू कितनी होगी, 4/3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, N12 का मल्टीप्लाई करा N21 से। अगर तुमने इस साइड का मल्टीप्लाई करा तो उस साइड का भी कर ही लो, यानी 3/4 का मल्टीप्लाई किससे किया, 4/3 से। इससे ही कटा, इससे ही कटा, आंसर क्या बचेगा, ओनली 1। तो इस छोटी सी बात को ध्यान रखो कि अगर तुम्हें किसी मीडियम का इंडेक्स मिल चुका है, उसका उल्टा निकालना, बस तुम्हें क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल। ठीक है, जो भी लिखा है उसको रिवर्स करो। पहली बात ये कि मैं तुम्हें अगली कैटेगरी सिखाने से पहले ये दोबारा से कह देता हूं, N21 इज इक्वल टू कैसे खुलेगा, N2 अपॉन में N1, V1 अपॉन में V2 और इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। तुमने अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े, 3 लेवल 3-4 दिन की पढ़ाई जो भी करी अभी तक, वो सारे सवाल यहाँ से खत्म हो जाते हैं। बस तो पहचानना आना चाहिए। जैसे नाम से साइन आई अपॉन साइन आर कौन सा नियम है, स्नेल्स लॉ। V1 अपॉन में V2 वेलोसिटी की फॉर्म से क्या निकालते हैं, इंडेक्स। N1 और N2 अकेले हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। और दोनों अगर मिल जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव। ये सारे वो कंसेप्ट है तुम पिछले दिन से पढ़ रही हो, बस तुम्हें इनका यूज आना चाहिए, तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे इस बात की एंट्री हो चुकी है, हमारे पास एक सवाल भी आ चुका है। यहाँ पे तुमने एन एच ए का आंसर दिया मुझे 2 और एन डब्ल्यू एच का आंसर दिया 0.7 मान लूंगा मैं। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ इसके बाद में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने दिमाग का इस्तेमाल, एन एच ए की वैल्यू दी गई है 2 और एन तुमने क्या दिया, डब्ल्यू एच, उसका आंसर दिया 0.78 मान लिया था। मेरा सवाल है तुमसे, पहली बात ये बता दो, देखिए इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, एन एच ए में डब्ल्यू एच में कौन कॉमन है, एच। मेरा क्वेश्चन है, तुम मुझे बता सकते हो एन ए डब्ल्यू का आंसर क्या होगा। यहां से देख के एन एच ए का आंसर है, एन डब्ल्यू एच का आंसर है, एन ए डब्ल्यू पूछा, मतलब मैं कॉमन लेटर की बात नहीं कर रहा हूं। उस कॉमन लेटर को हटा के बताओ उसका आंसर क्या होगा, ये कैसे निकलेगा। सोचो, हमें कॉमन लेटर हटाना है तो ये वाला आंसर कैसे फाइंड करेंगे। लॉजिकल बात है, बात भले ही छोटी सी है
लेकिन वो बिना बताए नहीं आनी है ना, इसीलिए ध्यान से समझें। इसे एक स्टेप खोलो बस। एन ए डब्ल्यू कैसे निकालना होगा, एन ए अपॉन में एन डब्ल्यू, ए वाला ऊपर आना चाहिए, डब्ल्यू वाला नीचे, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, सोचते हैं, दोबारा सोचते हैं। इसको भी एक स्टेप खोलना, इसे खोल लो एक स्टेप। एन एच ए को कैसे खोला जाएगा, एन एच अपॉन में एन ए, और इक्वल टू में क्या चल रहा है इसके 2। इसको भी एक स्टेप खोलो, एन डब्ल्यू अपॉन में एन एच, और इक्वल टू क्या चल रहा है 0.8। जो दिया है उन्हें भी खोला और जो फाइंड करना उसे भी ओपन किया। अभी बस छोटी सी चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना। इस वाले में एन एच ऊपर है और इस वाले में एन एच नीचे, एक में ऊपर है एक में नीचे है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। एक में ऊपर है NH और एक में नीचे है NH, दोनों का मल्टीप्लाई करें। कैसे, ध्यान से देखना, तुम्हें लगातार सवाल करवाने पड़ेंगे तब जाके बात दिमाग में आएगी। ठीक है, इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से कर लिया, ठीक है, ऊपर वाले का इंटू नीचे वाले से किया, तो सेम टू सेम सामने भी ऊपर वाले का इंटू नीचे वाले से कर लिया 0.8 से। इसमें कुछ कट रहा है, काट दो, NH से NH कट गया। हमारे पास में यहाँ पे क्या रह गया, NW अपॉन में Na, और इक्वल टू में 2 इंटू 0.8 करेंगे तो कितना आएगा 1.6। अगर NWA का आंसर 1.6 है तो NAW का आंसर क्या होगा, अगर NWA का आंसर 1.6 है तो NAW का आंसर क्या होगा, उल्टा। यानी कि मुझे इसका आंसर देना होगा तो बन जाएगा 1/1.6, 0.0 काटा पीटी करेंगे तो 5/8, और नेका तुमने थोड़ा बहुत पॉइंटों में डिवाइड सोच भी लिया मान लो, तो तुम्हें इसका आंसर और मिल जाएगा 625, इसका आंसर आ गया। लेकिन मेन काम की चीज ये सुनो कि तुमने इनका मल्टीप्लाई क्यों किया, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे वाले आपस में कट जाएंगे इस वजह से। तो तुम्हें सबसे मेन बात ये समझनी है कि तुम्हें इस वाले सवाल पे ध्यान ही नहीं देना कि तुमसे कोई पूछ क्या रहा है, तुम्हें ध्यान इस पर देना कि तुम्हें जो 2 वैल्यू दी गई है उनमें कॉमन कौन सा लेटर है, एच। तो जो कॉमन लेटर है वो तुम्हारे सवाल में कभी नहीं आएगा, तो बस उसे ओपन करके उसका मल्टीप्लाई करें और आंसर को ऐसे सॉल्व होने दें। मैं तुम्हें एक ऐसा सेम टू सेम सवाल लिखता हूं, पहले उसको ध्यान से एक बार कोशिश करके देखना लगातार, ठीक है, तब शायद जाके बात समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। देखो मैंने यहां पे लिख दिया NAB, यहां पे लिख दिया NBC। NAB की वैल्यू तुम्हें दी गई है 2/3, NBC की वैल्यू दे दी मैंने तुम्हें 1/2। ठीक है, तो तुम बताओ फाइंड क्या करने को हो सकता है, या तो AC या फिर CA, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आएगा आ जाएगा। मैंने इसको लिख दिया NAC। ठीक है, तुम बस इतना काम करो, इसे ओपन करो, सामने जैसे मैंने लिखा है सामने ओपन करो और सोचो कि मल्टीप्लाई करने से कट रहा है कि नहीं, वो लिख कर देखें। बहुत ज्यादा आंखों का इस्तेमाल करोगे तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तुम हाथों का इस्तेमाल करो, चला के देखो उन्हें, ध्यान से ओपन करो, क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, शायद बात बन जाएगी। ट्राई कर ले एक बार ध्यान से। कितना माना, ऊपर A आ रहा है नीचे C आ रहा है, हमें भी यही निकालना है शायद 1/3 आंसर। अभी आंसर और एंड तक लेके जाओ, अभी तुम्हारे लिखने के तरीके में वो क्वालिटी नहीं झलकती है। अभी भी बताता हूं किस बात की कह रहा हूं। ये वाला किस में ओपन किया गया, NA अपॉन NB, और इक्वल टू में कितना 2/3। ये वाला किस में ओपन किया गया, NB अपॉन में NC, इक्वल टू में कितना 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हें ये लिखना चाहिए NA अपॉन में NB,
मल्टीप्लाई एन बी अपॉन में एन सी, और यहाँ पर भी 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे लिखते जाओ लगातार। एन बी से एन बी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अपने पास जो बचा उसको नीचे लिखो कि अपने पास सब यहाँ पे ए बचा है और यहाँ पे सी बचा है और यहाँ पे 1/3 रह गया। अब काम की बात ये भी दे दो, एन ए अपॉन एन सी को किस में क्लोज करते हैं, एन ए सी, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1/3। अगर उसने एन ए सी पूछा है तो 1/3 बोल दूंगा, और अगर मैंने मान लो एन सी ए पूछा होता तो तुम क्या बोल देते आंसर 3। तो तुम्हें बस प्रोसेस पे जाना कि ओपन करेंगे, काटेंगे, ध्यान से एंड तक क्लोज करेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और तब सोचना है कि मेरा आंसर निकला कि नहीं निकला। एक बात फिक्स है कि जो भी कॉमन होगा वो तुम्हारे सवाल में नहीं होगा, ये सबसे मैंडेटरी बात है, इसको खास कर ध्यान रखें, ठीक है। इसमें अगला सुनना ध्यान से, पहले एक और ट्राई करो उसके बाद सुनना अगला। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे एन एक्स वाई की वैल्यू 4/5 है और एन वाई जेड की वैल्यू 2/3 है। फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एन जेड एक्स, निकालो। पहले उसे ओपन करके अपना काम कर लो, तुम्हारा वो आंसर निकल जाए, उसके बाद में सोच लेना कि तुम्हें क्या फाइंड करना था। अरे नीचे लिखो कि मतलब क्या बनता जा रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप टोटल एंडिंग तक फिनिश करो, है ना, अधूरा मत छोड़ो, वो कॉन्फिडेंस को मार देता है अधूरा छोड़ना। हाँ भाई, ये वाला ओपन हुआ एन एक्स अपॉन एन वाई इक्वल टू 4/5। उसके बाद ये वाला ओपन हो जाएगा एन वाई अपॉन में एन जेड इक्वल टू 2/3। मल्टीप्लाई तरीके से लिखो कि एन एक्स अपॉन में एन वाई का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले से, एन वाई अपॉन एन जेड। तो सामने भी सेम टू सेम लिख लिया कि 4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। इसमें वाई से वाई काटा तो एन एक्स अपॉन में एन जेड आ गया 8/15। काम की बात सुनो, अगर x अपॉन जेड है तो उसको किस में क्लोज करेंगे, एन x अपॉन जेड है तो एक्स जेड की वैल्यू 8/15 आ गई। लेकिन किसी ने मुझसे पूछा जेड एक्स, अगर एक्स जेड है तो 8/15 और अगर जेड एक्स है तो आंसर 15/8। ये सही निकला है, ठीक है। अब ध्यान से दोबारा देखना, इसी में तरीके से समझना वापस से। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में लिखा हुआ है n12 इज इक्वल टू में 1/2 और फिर लिखा n32 इक्वल टू 3। सभी लोग फाइंड करेंगे। अब इसमें कौन सा कॉमन लेटर है, 2, तो सवाल में 2 नहीं आने वाला। सभी लोग फाइंड करेंगे n31, ये निकालना है। तो तुम्हें इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है 31 है कि 13 है, वो तुम एंड में पलट देना। तुम इसे ओपन करो बस ध्यान से। सवालों को ना कैटेगरी में डिवाइड कर लो, लेवल 1 में क्या समझा, लेवल 2 में क्या समझा, लेवल 3 में क्या समझा। फिर उसके बाद में तुमने कुछ ऐसे कंबाइंड क्वेश्चनों से एक फॉर्मूला बनाया है मिक्स, उससे सारे आंसर आ जाते हैं। फिर तुम अभी क्या कर रहे हो, अभी तुम अगर किसी ने तुम्हें कॉमन मटेरियल को हटाने का तरीका पूछा तुम वो बता रही हो
कि 1 2 और 3 2 गिवन है तो 1 3 का आंसर क्या होगा। कॉमन मटेरियल हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से। देख लो, सबसे कठिन पड़ाव यही है पूरे चैप्टर में जो चल रहा है फिलहाल। क्या मल्टीप्लाई से कट रहे हैं? अब नहीं कट रहे होंगे। सुनो, तुमने इसको खोला तो खुलती बन जाएगा n1 अपॉन में n2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2। जब इसको खोला गया तो बन जाएगा n3 अपॉन में n2 और इक्वल टू 1 अपॉन में नहीं ओनली 3। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी बात है, यहाँ पे 2 नीचे और यहाँ पर भी 2 नीचे। ये कटता तो तब है जब एक ऊपर और एक नीचे होता, अब दोनों ही नीचे है तो कटने की कुछ चांस ही नहीं है। अब तुमने कैसे काटोगे वो सुनो। अगर एक ऊपर एक नीचे तब तुमने इनका मल्टीप्लाई किया, कट गए, दोनों ही नीचे हैं। अब तुम मल्टीप्लाई मत करो, अब तुम इनको डिवाइड में लगा दो। और अगर डिवाइड में लगाएंगे तो मान लो इसके पास में एक दो एलिमेंट है, तो इसके पास में 2 एलिमेंट का जुगाड़ करो। इसके नीचे 1 मान लिया तो होगा टोटल 4 एलिमेंट। तो पता है एक छोड़ के एक कट जाता है, मतलब ये पहले से तीसरा और दूसरे से चौथा कट शॉर्ट हो जाता है। तो 2 से 2 कट गया, हमारे सामने यहां पे क्या रह गया n1 अपॉन में n3। सामने देखो इंटीरियर और ये वाला एक्सटीरियर, तो ऊपर चला जाएगा 1 1 जा 1 और नीचे आ जाएगा 3 2 जा 6। काम की बात, अगर इसको क्लोज करोगे 1 ऊपर है 3 नीचे है तो उसको क्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा n13 इक्वल टू 1 अपॉन में 6। और अगर 13 का आंसर 1 अपॉन में 6 है तो 31 का आंसर 6 होगा। मतलब हमेशा मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई तब है जब एक ऊपर और एक नीचे है। और अगर दोनों ही नीचे हैं या दोनों ही ऊपर हैं तो बस तुम्हें डिवाइड करना है। अगर दोनों ऊपर होते तो पहले से तीसरा कट जाता, दोनों नीचे हैं तो दूसरे से चौथा कट जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के पता लगाना कि तुम मल्टीप्लाई करने वाले हो कि डिवाइड करने वाले हो, इस बात को सोच लेना, क्योंकि रटने वाले खेल नहीं है। तुम एक सवाल याद कर जाओगे फिर फंस जाओगे, इस वजह से दिमाग से। ठीक है, दोबारा ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 13, अपने पास में एन ए बी की वैल्यू है 2 अपॉन में 3 और एन सी ए की वैल्यू अपने पास में 3 अपॉन में 4। फाइंड करें सभी लोग एन सी ए एन सी बी, ये सी बी दिया है, फाइंड करें एन सी ए कितना होगा। चलो देखो, नाइन अपॉन 8। ये वाला ओपन हुआ एन ए अपॉन में एन बी इक्वल टू 2 अपॉन में 3, जबकि इसको ओपन करेंगे एन सी अपॉन में एन बी इक्वल टू 3 अपॉन में 4। डिवाइड तो होना ही है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो बी से ये बी कट गया, रह जाएगा एन ए अपॉन में एन सी। यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर करेंगे तो 4 दूनी 8 अपॉन में 9। इसको भी क्लोज करेंगे तो एन ए सी इक्वल टू 8 अपॉन में 9 बन गया। अगर एन ए सी का आंसर 8 अपॉन में 9 है तो एन सी ए का आंसर 9 अपॉन में 8। ठीक है, तो लॉजिकली सोचना है कि तुम क्या कर रहे हो। अगले वाले को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 14, एन
1 2 इक्वल टू 3/5 है, n23 इक्वल टू 1/4 है। फाइंड करेंगे n31, निकालो आंसर। थ्री वन का ठीक। डिवाइड की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक नीचे की ओर 2 की वैल्यू, और यहाँ पे अगर उल्टा कर देंगे तो 2/3, ऊपर की ओर 1/4। मल्टीप्लाई करने पे n1/n2 मल्टीप्लाई n2/n3 इक्वल टू 3/5 इंटू 1/4। 2 से 2 काट ही दिया तो n 1/n3 इक्वल टू 3/20। लेकिन हमें 1/3 नहीं चाहिए, हमें 3/1 चाहिए। तो 3/1 की डिमांड पूरी करने के लिए अपन लोगों ने इसको पलट दिया। 20/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरा सबसे मेन सवाल सुने आप। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। एक आध सवाल नहीं है, लगातार 3-4 सवाल है। ठीक है, पहला सवाल, अगर तुम्हारे सामने लिखा है NAB इक्वल टू 1.4, तो मैं क्या समझ में आया इससे? पहला सवाल, तुम समझे क्या? मतलब तुम 3-4 दिन से इस बात पे मूड मार रही हो, तुम इसे देख के क्या समझते हो? बताओ, तुम्हें इसको देख के कुछ अंडरस्टैंडिंग दिमाग में आती है कि नहीं आती है? वो मेन है। हम इतने दिन से क्यों, हम टॉपिक पढ़ के खत्म करके लिख के छोड़ सकते थे, हम मूड क्यों मार रहे हैं? वो बात है। हम प्रिज्म ग्लास स्लैब पढ़ रहे होते तो अब तक चैप्टर खत्म भी हो गया होता। वो तो अब भी हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसे देख के तुम क्या समझे? मतलब वो गड़बड़ है कि अब मैं तुमसे पूछूं तब तुम जवाब दोगे, नहीं, मुझे देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उल्टा बता दो कि साहब मुझे इसको देख के इतनी सारी बातें समझ में आ रही हैं, ये सब समझ में आ रहा है। वो मेन पॉइंट है। लाइट कहां से कहां जा रही है, पहले ये बताएं। लाइट जा रही है, लाइट के बारे में अगर बात करेंगे तो लाइट जा रही है फ्रॉम मीडियम बी, फ्रॉम बी टू ए। लाइट बी से ए में जा रही है। पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात, इसमें कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है? अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है? डेंसर कौन सा है? ए। अगर बड़ी वैल्यू है तो पहला वाला मीडियम अपना ए अपने पास में डेंसर मीडियम है। अगर बड़ी वैल्यू है तो पहला वाला डेंसर आंसर है, और बी वाला कैसा अपने पास में? रेयर मीडियम है। डेंसर यानी कि गाढ़ा मीडियम है, ये पतला मीडियम है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू देख के तुम समझे कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोई तुमसे पता क्या पूछेगा, वो तुमसे ये पूछेगा कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तुमने पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, क्या होता है, तो तुम उसको ये थोड़ी बोलोगे चल मैं तो 4 दिन पढ़ा देता हूं क्या होता है। तो उसको सिंपल सिंपल क्या बोलना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है लाइट की स्पीड्स का, या फिर कह सकते हो रेशियो होता है लाइट्स के एंगल्स का, लाइट की जो एंगल बनाती है। या फिर उसको बोल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जिससे मुझे लाइट की ट्रेवलिंग पता चलती है कि कहां से कहां जा रही है, रियल से डेंसर में जा रही है, कौन से मीडियम से कौन से में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू है जो मुझे लाइट की बेंडिंग के बारे में बताती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की बेंडिंग एंड मीडियम के बारे में बताती है। ठीक है, बेंडिंग एंड मीडियम के बारे में बताने वाली वैल्यू है। मीडियम के बारे में बताने वाली वैल्यू, बताने वाली वैल्यू। ठीक है, ये बात समझो, सबसे मेन ये है, वाली वैल्यू है। ठीक है, अब और ध्यान से देखना, अगले सवाल का जवाब दो। यहां पे लिखा है n21 इज इक्वल टू में 0.8, क्या समझे?
लाइट कहां से कहां जा रही है, 1 से 2 में लाइट जा रही है, 1 से 2 में, 1 से 2 में जा रही है। आंसर 1 से छोटा है तो साफ सीधी सीधी बात ये, इसमें 2 कैसा मीडियम है, रियल मीडियम होगा, और 1 कैसा मीडियम होगा, डेंसर। हम इससे ये समझ रहे हैं, सबसे पहले ये सुन कि हम इंडेक्स की वैल्यू देखकर समझ जाते हैं कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से में ट्रेवल करेगी, और कौन सा रियल है और कौन सा डेंसर है। उसके बाद में अगली काम की चीज, तुम लोगों को ये याद होना चाहिए कि N21 खुलेगा कैसे, N2 अपॉन में N1 इक्वल टू V1 अपॉन में V2 और इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, और साइन ए अपॉन में साइन आर अपना कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा लाइट को मोड़ने वाले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डायमंड। उसमें लाइट एंटर होगी, उसका इंडेक्स 2.4 है, वो घूमती रहती है इसलिए वो चमकता है। वो चमकता है लाइट की एंट्री की वजह से, लाइट उसमें जाती है, वो घूमती रहेगी। तुम्हें अगर कहीं से अच्छी क्वालिटी का बढ़िया सा हीरा मिल जाए रियल वाला, उसमें ग्रीन कलर की लेजर लाइट लेना, एंटर करवाना, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अच्छा, वो बनाए जाते हैं, ये भी मेन है। हीरे उसमें से निकलते हैं वॉल्केनो में, ऐसे ऐसे निकलते हैं परफेक्ट शेप में, इसमें नहीं आते हैं। वो चमकीले पत्थर निकलते हैं, उनको काट काट के एडजस्ट किया जाता है, और हीरे को काटने के लिए हीरे के औजार यूज किए जाते हैं, वरना उसके कटेगा भी नहीं वो। खैर, तुम्हें एक बात ये पल्ले पड़ जाए, उसके बाद में सबसे मेन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर तुम्हें सारी बात समझ में आ जाती है तो तुम्हें एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि अपन लोगों ने जो पढ़ा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बता दो। अब रिफ्लेक्शन क्या चीज थी, लाइट का टकरा के सेम मीडियम में वापस आना, और रिफ्लेक्शन क्या चीज, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। और ये सारे टॉपिक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये सारे टॉपिक, लाइट का मुड़ना, पास आना, दूर जाना, ये सब कुछ किस टॉपिक की वजह जन्म लेता है। लाइट पास आ रही है, दूर जा रही है, सब किसकी वजह से, इंडेक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ये सब कुछ जो हमने पढ़ा उसके पीछे का रीजन क्या है, उस पूरी कहानी के पीछे का रीजन है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, इस वजह से ये सारे के सारे खेल हम लोगों को पढ़ने पड़े। ठीक है, तुम आगे जाके किसी टाइम पर थोड़ा बहुत अगर डिटेल में पढ़ोगे, डीप जाओगे, तब तुम्हें कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। लेकिन मैं तुम्हें छोटी सी बात समझा देता हूं। सबसे पहले तुम मैप निकालने, मैप में जाके चेक कर ले तुमने कौन से पॉइंट पढ़ लिए और अगला कौन सा पॉइंट है, पहले वो निकाल लो, फिर बताते हो एक चीज। रिफ्रैक्शन के अंदर पहला क्या था, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, सेकंड है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इतने दिन से कर रही हो। बस इन सवालों को लेकर दोबारा से रिपीट और रिवाइज कर लेना कि क्या मतलब था इनका। चौथा क्या लिखा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, एक बार ध्यान से दोबारा से मैप डिजाइन कर लो। चौथे में तुम्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ना है वो देख लो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है ग्लास स्लैब। अगर तुम में से किसी ने ग्लास स्लैब नहीं देखा है तो कुछ खास नहीं होता। सीधी सीधी बात यह कि एक डब्बा होता है कांच का, जैसे ये प्लास्टिक का डब्बा है, ये कागज का, ये तो प्लास्टिक का भी नहीं है, फुल्ली कांच का होता है, उसे ग्लास स्लैब कहते हैं। ग्लास लैब नहीं है ये, स्लैब। ठीक है, कांच का टुकड़ा। उसमें बस केस स्टडी है, उसमें कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं, बस समझना है कि लाइट अगर इसमें एंटर करेगी तो कहां से निकल के जाती है, बस इतना सा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता। ठीक है, तो कल का मेन मुद्दा ग्लास स्लैब नहीं है, मेन मुद्दा है प्रिज्म। हमें प्रिज्म की स्टडी करनी है। ठीक है, प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अपन लोगों के लिए। ठीक है, और इस पूरे प्रिज्म के अंदर हमें ये 3 बार पढ़ना है। ठीक है, 3 बार स्टडी करोगे तब जाके समझ में आएगा कि ये क्या है। 3 टाइम्स है ये पूरा का पूरा प्रिज्म, और जब ये 3 बार पढ़ लोगे तब इसी में आ जाएंगे एक छोटा सा पॉइंट, इसका नाम होगा एप्लीकेशंस। ठीक है, वो छोटे मोटे एप्लीकेशंस और आ जाएंगे। अपन लोगों को इन स्टडीज को खत्म करना है, ये जहां तक कल हो भी जाएगी, इनमें सवाल नहीं है, थ्योरेटिकल है, ये तो बहुत ज्यादा ही थ्योरेटिकल है। ग्लास स्लैब थोड़ी सी स्टडी करनी है और ज्यादा कठिन नहीं जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से अरेंज करें। लेकिन इससे पहले वाला पुराना सिस्टम, उसमें तुमने जो मिरर फॉर्मूले में डायग्राम बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस, और जो तुम्हें सवाल भेज जाएंगे वो न्यूमेरिकल्स सभी लोग फिनिश कर लेना तरीके से। ठीक है, इसे कल शुरू करते हैं। ओके, इसे ऑफ कर दियो।